आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेजेंड की, एक ऐसे कलाकार की जिनका नाम ही भारत के एक पूरे क्षेत्र की पहचान बन गया है। एक ऐसी आवाज जो आज भी पहाड़ों में गूंजती है। उन्हें खास उपाधि दी गई है, गढ़ रत्न, जिसका मतलब होता है गढ़वाल का हीरा। तो सवाल ये उठता है कि कोई संगीतकार अपनी ही जमीन का, अपनी मातृभूमि का रत्न कैसे बन जाता है? आखिर क्या करना पड़ता है इसके लिए? नरेंद्र सिंह नेगी की कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा पहाड़ों में। उनकी पहचान, उनका संगीत, सब कुछ उत्तराखंड की मिट्टी से ही जुड़ा है। ये कहानी वहीं शुरू होती है और वहीं आकार लेती है। 1949 में पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ और सोचिए, उनका बचपन पारंपरिक लोक संगीत सुनते हुए बीता। तो संगीत उनके लिए कोई करियर चॉइस नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का, उनके माहौल का एक हिस्सा था जो बस स्वाभाविक रूप से उनके अंदर बस गया। और इसी जुड़ाव की वजह से उन्होंने अपने गीतों के जरिए पहाड़ी जीवन के हर रंग को, हर एहसास को एक आवाज दे दी। ऐसा लगा मानो उन्होंने लोगों की आत्मा को ही अपने संगीत में उतार दिया हो। जैसे कि प्रेम, चाहे वो पहली नजर वाले प्यार की मासूमियत हो या फिर किसी के इंतजार का दर्द, उनके गीतों ने पहाड़ों में पनपने वाली मोहब्बत की हर कहानी को इतनी खूबसूरती से बयां किया कि हर कोई उससे खुद को जोड़ पाता है। लेकिन बात सिर्फ प्यार मोहब्बत की नहीं थी। उन्होंने उस दर्द को भी आवाज दी जो है पलायन। मतलब जब बेहतर भविष्य के लिए, रोजगार के लिए युवाओं को अपना घर बार, अपना पहाड़ छोड़कर जाना पड़ता है। नेगी जी ने इस मजबूरी की कसक और उम्मीद दोनों को अपने संगीत में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। और प्यार और दर्द के इन गीतों से भी ऊपर उठकर उनके संगीत ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों के लिए एक जबरदस्त गर्व की भावना जगाई। उन्होंने उत्तराखंड की परंपराओं का जश्न मनाया और लोगों को अपनी पहचान पर फख्र करना सिखाया। आप देखिए, उनके गीतों में पूरी दुनिया बसती है। सबसे बड़ा हिस्सा है स्थानीय गौरव और परंपरा का, फिर आता है प्यार और प्रकृति, उसके बाद पलायन का संघर्ष, और हाँ, सामाजिक मुद्दों पर उनकी बेबाक टिप्पणी भी शामिल है। मतलब पहाड़ी जीवन का कोई पहलू छूटा नहीं है। तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उनके काम के सांस्कृतिक असर को समझते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये उससे बहुत आगे की बात थी। ये एक तरह से समाज का इतिहास लिखने जैसा था। देखिए, एक तरफ तो उनके गाने थे जिनकी धुनें बहुत आकर्षक थीं, जो लोगों को पसंद आते थे। लेकिन दूसरी तरफ उनका संगीत एक जिंदा दस्तावेज बन गया, उस समाज की कहानियों का, उनके संघर्षों का और उनकी पहचान का एक जीता जागता रिकॉर्ड। और ये बात इस एक लाइन में कितनी सटीक बैठती है। उनके गीत सिर्फ गीत नहीं, बल्कि उत्तराखंड के लोगों की अपनी कहानियां हैं। वो एक तरह से पूरे समुदाय के कहानीकार बन गए थे। उनके कुछ गीत तो मील का पत्थर बन गए, जैसे टिहरी डैम, जिसमें विकास की कीमत चुकाते लोगों का दर्द है, या फिर चेता की चैतवाली, जो बसंत के आने का उत्सव है। ये वो गीत है जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, उतनी ही ताजे, उतने ही प्रासंगिक। तो चलिए अब उनकी विरासत पर एक नजर डालते हैं कि उनका असर कितना गहरा और कितना लंबा रहा, और कैसे उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता तैयार किया। हाँ, उन्हें कई बड़े बड़े राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, इसमें कोई शक नहीं, और आज उन्हें उत्तर भारत के सबसे महान लोक गायकों में गिना जाता है। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत है वो प्रेरणा जो उन्होंने युवा संगीतकारों को दी कि अपनी जड़ों से जुड़ो और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाओ। उनके कद का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनकी तुलना अक्सर गोपाल बाबू गोस्वामी और मोहन उप्रेती जैसे दूसरे महान सांस्कृतिक आइकन से की जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। उन्होंने सैकड़ों गाने गाए, एक से बढ़कर एक, लेकिन उन सब में से एक गाना ऐसा है जो बिल्कुल अलग खड़ा है, एक अलग ही वजह से। और यहीं पर आकर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। आखिरी सवाल ये है कि उनका एक गीत जिसका नाम था नौछामी नारायण, वो उत्तराखंड में इतना बड़ा विवाद का कारण क्यों बना और साथ ही साथ ऐतिहासिक भी कैसे बन गया? ये एक ऐसी कहानी है जो हमें संगीत की असली ताकत से मिलवाती है।